प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं भूगोल का क्वेश्चन पेपर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इसमें सारे आंसर्स देखेंगे, सभी प्रश्नों के पूरे आंसर्स, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर आंसर्स भी बता दिया करें साथ साथ में। तो हम मैक्सिमम जो है टोटल आंसर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, पहला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है आपसे, भूगोल के अध्ययन में क्रमबद्ध उपागम क्या है, इसकी किन्हीं दो शाखाओं का उल्लेख कीजिए। तो क्रमबद्ध उपागम क्या है कि इसमें जो है भूगोल में जो है भौतिक और मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। साथ साथ में भौतिक और सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं उसके स्थानिक संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है, उसके पैटर्न को समझने का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें वैज्ञानिक तरीके, सिद्धांत और मॉडलों का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो व्यवस्थित दृष्टिकोण का उपयोग हम करते हैं वो दो शाखाएं कौन सी है, एक है आपकी भौतिक भूगोल, ठीक है, जिसमें आप पृथ्वी की सतह पर जो भी भौतिक अवस्था है उनका अध्ययन करते हैं। और दूसरा जो है मानव भूगोल, ये मानव भूगोल पृथ्वी की ही शाखा है जिस पे जनसंख्या, संस्कृति और आर्थिक गतिविधि जो केंद्रित होते हैं उसका अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, कारगिल में स्थित द्रास तिरुवनंतपुरम से हमेशा ठंडा क्यों रहता है। किन्हीं दो कारणों को आपको बताना है। तो इसके दो कारणों में पहला कारण जो है आप बता सकते हैं ऊंचाई जो है द्रास की को बता सकते हैं, और एक अक्षांश जो है इसको बता देंगे। तो आपका दोनों जब सॉल्यूशन लिखोगे तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए बोला गया है, भूगोल को एक संश्लेषित विषय के रूप में क्यों जाना जाता है। उपयुक्त उदाहरण देकर के जो है आप इसकी व्याख्या करेंगे। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों जाना जाता है, पहले तो हम बता देंगे। इसमें सारे के सारे प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानवीय क्रियाकलाप शामिल होते हैं। ताकि और बाकी इसमें जो है क्या क्या होता है, भौतिक विशेषताएं होती हैं, जलवायु भी होता है, मानव गतिविधि भी होता है। तो इन सभी संबंधों का अध्ययन जो है हम करते हैं। और उदाहरण अगर हमें देना है, क्योंकि इसमें इसमें दिया है उपयुक्त उदाहरण देके हमें समझाना है, तो यहाँ पर छोटा सा उदाहरण हम दे देंगे जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने का जो हमारा सिस्टम है उसको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के लिए पानी की बढ़ती हुई मांग के लिए किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करना है। कि सिंचाई जो होती है उसमें पानी की मांग क्यों बढ़ रही है, उसके दो कारण आपको बताना है। तो प्रमुख कारण में तो जनसंख्या वृद्धि है, भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो फसल भी ज़्यादा बढ़ेगी, उसके लिए सिंचाई की आवश्यकता भी ज़्यादा होगी। और दूसरा जो है इसमें नकदी फसलों की ओर जो है बदलाव होता है। इसमें नकदी फसलें वो है जिससे हम पैसा कमाते हैं, जिसमें गन्ना, कपास, तंबाकू जैसी फसलें आ जाती हैं। तो इनमें भी जो है सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पांचवा प्रश्न पूछा गया है, भारत में खनिजों के उत्खनन से उत्पन्न किन्हीं दो परिस्थितिकीय समस्याओं का जो है आपको वर्णन करना है, यानी कि स्पष्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, दो परिस्थितियाँ जो उत्पन्न होती हैं, एक तो होती हैं वनों की कटाई और जैव विविधता की हानि, ठीक है, उसके द्वारा। और दूसरी जो पारिस्थितिक समस्या है वो है आपका मृदा और जल प्रदूषण। तो ये दो परिस्थितियां हमसे पूछी गई है, तो हम दो ही इसमें आंसर देंगे। बाकी आप और अपनी मर्जी से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र समीर और स्थल समीर क्या है। तो समुद्र समीर के बारे में बता देना है, ठीक है। ये क्या है, जलवायु अवस्थाएं हैं या वायु अवस्थाएं बोल सकते हैं। और स्थल समीर जो है ये क्या होती है, और दोनों ही समीर जो है ये किस काम में होते हैं। तो ये तापमान, आर्द्रता और दबाव आदि पर जो है निर्भर करते हैं, ठीक है। इसमें जो है पूर्व अनुमान और विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है, भारत में भूमि की किन्हीं चार प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करना है। तो भूमि की चार समस्याएं जो है, सबसे पहले छोटी और खंडित भूमि जोत जो होती है ये समस्या है, बीज जो है ये समस्या पैदा करती है, खाद और उर्वरक जो है वो भी समस्या पैदा करते हैं, साथ साथ में सिंचाई भी। तो ये चार समस्याएं हम बता सकते हैं इसमें। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम भावी पीढ़ियों के लिए खनिज संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, ये स्पष्ट करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर जो है खनिज संसाधनों का उपयोग जो है सुगमता से करेंगे, तब जाके हम जो है संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। उत्पादक संसाधनों की पूर्ण चक्र तकनीकों का प्रयोग करते हैं, यानी कि रीयूज करना जो है अगर हम सीख लेते हैं तो भी संसाधन जो है संरक्षित हो सकते हैं। विकास के साथ संरक्षण करने पर अगर ध्यान देंगे तो भी संरक्षण हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पॉइंट्स हैं इनको हम इसमें लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल क्यों है। दो प्रमुख कारण बताने हैं। एक तो लड़कियों के खिलाफ जो भेदभाव है उसकी वजह से हो जाता है। दूसरा जो है परंपरागत विचारधारा जो है, पुरानी विचारधारा चली आ रही है, उसकी वजह से भी ये प्रतिकूल हो जाता है।
इसके बाद आते हैं, यहाँ पे पूछा गया है गोखुर झील का निर्माण किस प्रकार होता है, इसको स्पष्ट करना है। तो इसका जो निर्माण है वो हम बता सकते हैं कि जो है यहाँ पे गोखुर झील का निर्माण में कौन से चरण होते हैं। तो सबसे पहले साइट का चयन होता है, बांध का निर्माण होता है, उसके बाद में जल संचयन होता है। तो ये आपका तीनों पॉइंट जरूर होगा, इसको जरूर लिखना होगा अगर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला जो प्रश्न है, पर्वत समीर और घाटी समीर के बीच में अंतर बताना है। तो आप टेबुलर फॉर्म में जो है पर्वत समीर एक तरफ लिख देंगे, घाटी समीर एक तरफ लिख देंगे, और उसके बाद में जो है इनके तीन तीन दो दो तीन तीन जो भी आपको अंतर बताने हैं उसके हिसाब से ये अंतर बता सकते हैं। यहाँ पे आपको अंतर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है हिमालयी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न होती हैं। तो इनके भिन्न होने के जो मुख्य बिंदु हैं उसमें स्रोत आ जाता है, स्वरूप कैसा है ये आपको बता देना है, प्रवाह कैसा होता है इन दोनों का वो बता देंगे, और लंबाई और आकार को भी बता देंगे। तो इस तरह से आप इनको भिन्न बता सकते हैं। अगर उपयोग लिखना चाहें तो उपयोग भी लिख सकते हैं। 4 पॉइंट तो कम से कम आपको लिखने हैं। इसके बाद है जल संभर किस विकास परियोजना से अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में हम समर्थ क्यों नहीं हो रहे हैं। कोई 2 कारण स्पष्ट करने हैं। एक तो तकनीकी अभाव कारण हो जाएगा इसका, और एक है वित्तीय संकट। तो इन दोनों कारणों को हम स्पष्ट कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में शुष्क कृषि की जाती है और इस क्षेत्र में उगाई गई किन्हीं 2 फसलों का उल्लेख कर देना है। तो हम बता देंगे भारत का जो शुष्क कृषि प्रधान भूमि जो है वो कहाँ पे मिलती है, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में, ठीक है ना। यहाँ पर मूल रूप से जो है इसकी खेती की जाती है, जिसमें बाजरा, जौ, चना, उड़द और सोरगम, सेसम और तिलहन, मूंगफली, तिल इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। और दक्षिण भारत में कौन सी हैं और पश्चिम भारत में कौन सी जगह पे हैं, ये सारी चीज़ें हम बता देंगे। तो वो देश या मतलब वो देश के अंदर वो जगह जो दक्षिण भारत में हमारे आती हैं और जो पश्चिम भारत में हमारी आती हैं उनको हमें बता देना है। और साथ साथ में इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है ये बता देना है, यही मेन चीज़ है। इसी तरह से आपको लिखना है, आंसर लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इसी तरह से लिखना है। भारत की मुख्य भूमि के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या हैं, ये आपको बता देना है। नदी संयोजन के किन्हीं 2 महत्वों का वर्णन कर देना है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार तो आप बता देंगे, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें आपको बता देना है कि नदी संयोजन के किन्हीं 2 महत्वों का वर्णन आपको कर देना है। तो आप जो है 2 महत्व आप आसानी से बता सकते हैं। एक पहला ये है और दूसरा जो है आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नवीनीकरण एवं प्रदूषण मुक्त स्रोतों के नाम बताने हैं। तो आप जानते ही हैं नवीनीकरण जो है सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, हाइड्रो ऊर्जा जो है पानी से जो बनती है वो भी ऊर्जा है। तो इनके बारे में बता देंगे थोड़ा थोड़ा। तरंग की ऊंचाई और तरंग की लंबाई में विभेद करना है, अंतर बताना है। तो दोनों को टेबुलर फॉर्म में बताना, तरंग की लंबाई एक तरफ और तरंग तरंग की ऊंचाई एक तरफ लिख करके अंतर आप बता सकते हैं। और इनकी जो है आपको मापन विधियां पता होनी चाहिए कि कौन से सेंटीमीटर में और कौन सी हर्ट्ज में नापी जाती हैं या मीटर में नापी जाती हैं। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है, और सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करने के लिए किन्हीं 3 उपायों की व्याख्या कर देनी है। तो सतत पोषणीय विकास क्या होता है, ये सीधा सीधा कभी कभी छोटे नंबर में पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में इसके उपाय क्या हैं, तो संतुलित आहार हो जाएगा, व्यायाम हो जाएगा, स्वस्थ जीवन शैली हो जाएगी। तो ये सब आपका इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा गया है संवहनीय वर्षा और पर्वतकृत वर्षा में 4 अंतर आपको बताना है। तो टेबुलर फॉर्म में आप उस अंतरों को लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है संवहनीय वर्षा है एक तरफ और जो है पर्वतीय वर्षा है, ठीक है। तो इनको आप आसानी से इस तरह से अंतर बता देंगे और चारों अंतर को लिख देंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है भारत में वर्षा ऋतु में बाढ़ प्रलय मचा देती है, लोगों के कष्टों के निवारण हेतु कोई 4 उपाय आपको सुझाने हैं। तो सबसे पहले सुरक्षित जगह पे जाएंगे, ये उपाय हो जाएगा, ठीक है। आवश्यक सामग्री का स्टॉक करना, ये भी उपाय हो जाएगा। स्थानीय अधिकारियों द्वारा परामर्श लेना, ये उपाय हो जाएगा। बाढ़ से पीड़ितों की सहायता करना, ये भी एक उपाय हो जाएगा। तो ये सारे उपाय जो है आप लिख सकते हैं। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। जैवमंडल के किन्हीं 2 मूल जैविक घटकों की 4 विशेषताओं का वर्णन करना है। तो जैवमंडल के घटक जो है अजैव घटक होते हैं और जैव घटक होते हैं। तो अजैव घटक में आप बता देंगे 3 पॉइंटों में, ठीक है। और उसके बाद में जैविक घटक जो है उसको बता देंगे जिसमें पौधे, जीव जंतु वगैरह आ जाते हैं। तो इसको बता देंगे जिसमें पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जिसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रीकरण में शामिल किन्हीं 4 सोपानों का वर्णन करना है। तो हम इसमें 4 सोपान जो है स्रोतों का एकीकरण जो करेंगे वो हो जाएगा, सामग्री का एकीकरण करेंगे, विभाजन का एकीकरण करेंगे और उपयोग का एकीकरण
कर देंगे। तो इस तरह से सारे पॉइंट इसमें समझा देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ज्वार भाटा के समय और आकार में परिवर्तन लाने के लिए कौन से 4 कारक उत्तरदायी हैं? तो सबसे पहला जो उत्तरदायी है वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, आप सभी को पता है। चंद्रमा के ही वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ये भी इसमें मायने रखता है, और सूर्य भी जो है पृथ्वी पर जीवन देने के लिए बहुत ही व्यापक व्यापक रूप से जो है माना जाता है। साथ साथ में समुद्र तट का आकार कैसा है और समुद्र की गहराई और आकार कैसी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ज्वार भाटा के समय और आकार में परिवर्तन लाने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, ये हम बता सकते हैं। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए और किन्हीं 6 उप शाखाओं का उल्लेख कीजिए। तो मानव भूगोल को सबसे पहले परिभाषित कर देंगे, उसके बाद जो है इसकी शाखाएं बता देंगे, जिसमें सांस्कृतिक भूगोल आ जाएगा, आर्थिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, शहरी भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है और सामाजिक भूगोल है। तो ये सारे के सारे इसके शाखाएं हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया हमें वर्षा जल के संग्रहण की आवश्यकता क्यों है? वर्षा जल संग्रहण की किन्हीं 4 विधियों की व्याख्या कर देनी है। तो हमें सबसे पहले बता देना है कि रीज़न क्या है कि हमें वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता क्या है। तो इसके रीजंस मैंने कुछ लिखे हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इनकी विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो विधियाँ में जो है आप रूफ टॉप वर्षा जल संग्रहण, जो हमारा छत का वर्षा है उसको संग्रहित करना है, ठीक है। सतही अपवहन संचयन जो है, ये भी आप कह सकते हैं अपवाह संचयन। और पर लोकेशन पिट्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह पे बनाते हैं हम खोद करके, और यहाँ पे कंटूर ट्रेचिंग जी होती है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे विधियाँ हैं। इसके बाद में भारत सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन और इसके व्यापार को बढ़ाने के लिए किए गए 6 उपायों का वर्णन कर देना है। तो आपका 6 उपाय जो है, जलीय कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है, और अवसंरचना विकास, उसके अलावा जो है अनुसंधान और विकास, निर्यात को बढ़ावा देना, और जलीय पशुओं का स्वास्थ्य प्रबंधन करना, मत्स्य प्रबंधन करना, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में मानव विकास सूचकांक के लिए निम्न होने के, यानी कि भारत में जो मानव विकास सूचकांक है ये निम्न हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, इसके 6 कारण आपको बता देने हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो गरीबी है जो पहला कारण है, दूसरा है असमानता, तीसरा है शिक्षा, चौथा है आपका स्वास्थ्य देखभाल, लैंगिक भेदभाव और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनकी बात भी है, क्योंकि उसमें सुविधा नहीं है। बिल्डिंग्स का मतलब हो गया कि जो पानी की सुविधा है, सड़कों की सुविधा है, ये बिल्डिंग का मतलब ये नहीं कि केवल मकान मकान आएगा इसमें। इसके अलावा जो है जलोढ़ और काली मृदाओं की तीन तीन प्रमुख विशेषताएं बता देनी है। तो सबसे पहले हम जलोढ़ मृदा की विशेषताएं बता देंगे। इसमें पोषक तत्व जो है भरपूर होते हैं, खेती में जो है ये आसान होती है, और वितरण जो है इसका व्यापक है। इसके अलावा काली मृदा की बात करें तो ये आयरन और कैल्शियम से भरपूर होता है, नमी धारण करने की इसकी क्षमता होती है, और खेती करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी ये सारी विशेषताएं हैं इसकी। जनसंख्या प्रवास के कारणों और परिणामों की व्याख्या करनी है। तो जनसंख्या प्रवास क्या होता है ये बता देंगे। जनसंख्या प्रवास के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक कारण हो सकता है, पर्यावरणीय कारण हो सकता है, जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, सामाजिक कारण भी हो सकता है। जनसंख्या प्रवास के परिणाम क्या होंगे? तो आर्थिक परिणाम हो जाते हैं, सामाजिक परिणाम भी हो जाते हैं, राजनीतिक परिणाम भी हो जाते हैं। पर्यावरणीय जो ऊपर वाले परिणाम कारक है वही परिणाम हो जाते हैं, तो पर्यावरणीय परिणाम भी लिख देंगे, और जनसंख्यिकीय परिणाम भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 6 कारकों को बताना है। तो सबसे पहले क्षेत्र में जो अक्षांश है वो, दूसरा जो है उस क्षेत्र की ऊंचाई, पानी के निकायों से निकटता कितनी है ये, साथ साथ में प्रचलित हवाएं कैसी बहती हैं वहाँ पर, और स्थल आकृति कैसी है, ये सब। और मानवीय गतिविधियाँ भी जो है बहुत ज़्यादा मूल्यवान मूल्य रखती हैं, क्योंकि वनों की कटाई उसमें शामिल हो जाता है, शहरीकरण हो जाता है, कृषि जैसी समस्याएं होती हैं जहाँ पे कृषि नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो जलवायु को प्रभावित करती हैं। इसके बाद हमारे जैविक और अजैविक संसाधनों के हम हमारे जैविक और अजैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों और कार्यक्रम की 6 विशेषताओं की व्याख्या कर देनी है। तो ये 6 विशेषताएं जो हमने पॉइंट टू पॉइंट दे रखी है, पहली विशेषता, फिर दूसरी विशेषता, यानी कि जो भारत सरकार ने जो अपनाई है कार्यक्रम उसकी विशेषताएं, इसके बाद तीसरी विशेषता, और इसी तरह से चौथी और पांचवी विशेषता और छठी विशेषता कर देंगे हम। तो ये 6 विशेषताएं हमने बताई है। तो इस तरह से प्रश्न पत्र जो आपको दिया, इसमें हमने टोटल 31 क्वेश्चन डिस्कस किए। इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार करें, इनको जरूर देखें, आपने नहीं पढ़ा है तो इसको जरूर तैयार कर लें। इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते रहें, ताकि आप जो है मजबूती से अपने आप को तैयार कर पाएँ
और आने वाले समय में जो आपके अन्य विषय हैं उनको भी आप तक पहुंचाया जाएगा। आशा करता हूं कि आप शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और कमेंट जरूर करेंगे अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।